आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। यहां पे हम दो क्लासेस यहां पे इसकी डिस्कस करेंगे, राइट? आज जो है हम कुछ पार्ट करेंगे, कल हम कुछ पार्ट करेंगे। देखिए, जब भी हम ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं ना, जब भी हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, हम जो है कुछ स्पेसिफिक थियोरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट? फिर हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, फिर हम डिस्कस करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और फिर हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। जब भी हम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की बात कर रहे हैं, whenever we are talking about continents and oceans, right? ये ना, they are fundamental relief features of the globe. इसीलिए आप देखोगे कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स को रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है, राइट? दे आर द फंडामेंटल रिलीफ फीचर्स, राइट? क्या क्या? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, इसीलिए इसे रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। अब इनके ओरिजिन की जब हम बात कर रहे हैं, हमको ये थ्योरीज पढ़नी है। अब द मोमेंट आई से थ्योरी, है ना, तो किसी ने तो थ्योरी दी है, तो यहां पे इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दायरा डिफाइन हो गया पहले कि थ्योरी में उन्होंने जो कहा है हमें वो पैरामीटर्स याद होने चाहिए। हम अपनी मर्जी से कोई नया पैरामीटर नहीं बना सकते, है ना? बचपन में थ्योरम्स पढ़ते थे मैथ्स में, तो आप उस दायरे के बाहर नहीं जा सकते, राइट? तो यहां पे व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू रिमेंबर कि थ्योरीज में क्या बताया गया है। अब यहां पे सबसे पहले जो चीज समझनी जरूरी है, जब हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की बात आ गई, लेकिन दिस इज द मैप जो हम फाइनली स्टडी करेंगे। देखिए, मल्टीपल थ्योरीज की बात है, इनमें से जो मोस्ट या रादर वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कोई भी थ्योरी यदि सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, राइट, यहां पे समझना जरूरी है क्योंकि वो मैक्सिमम फीचर्स को एक्सप्लेन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, आइलैंड आर्क्स कैसे बने, ये सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे। तो हमें यह समझना है कि हमें पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी कि कहां पे जो है क्या पोस्टुलेट्स रहे, क्या इश्यूज रहे, है ना, एंड इट विल डिफर फ्रॉम थ्योरी टू थ्योरी, और इवेंचुअली प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मानी गई। लेकिन आप देखोगे कि पिछली थ्योरीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक बेस तय करने में, राइट? तो जब भी हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की, तो अगेन हम सभी जो मेजॉरिटी रिलीफ फीचर्स हैं, है ना, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा फोकस है पहली तीन थ्योरीज को समझने में, राइट? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। यहां पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपके पास जो है नाम आएगा अल्फ्रेड वेगनर जी का, राइट? अब ये जो थे एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, ठीक है? अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी बहुत स्पेसिफिक है, पर मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूं, आपको याद करने में आसानी होगी। मैं कई सारी आपको चीजें बताऊंगी जिनसे आपकी एक थोड़ी कहानी बन जाएगी, बट जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ में लिखी हुई है, सो डोंट वरी, है ना? अल्फ्रेड वेगनर जी जो थे, ये थे
जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। इनका जो बेसिक आइडिया था, ये बेसिकली जो क्लाइमेट में चेंजेस रहे पहले, जो पास्ट क्लाइमेट रहा, उस पे स्टडी कर रहे थे, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे बाकी जो है साइंटिस्ट का जो है काम पर बहुत फोकस किया। मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारे जियोलॉजिस्ट का काम पढ़ा, इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट का जो है इन्होंने काम पढ़ा ना। इनका जो बेसिक आइडिया था ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट यू शुड नो, बेसिकली एक मैंने आपको बताया ना कि क्लाइमेट चेंजेस पे, जो उस समय के चेंजेस थे पहले जो रहे होंगे, पास्ट क्लाइमेट जो रहा होगा, उसकी स्टडी की बात ये कर रहे थे। अब कुछ चीजों पे फोकस गया इनका। फॉर एग्जाम्पल ही रियलाइज्ड कि कुछ ऐसी वेजिटेशन जो उस स्पेसिफिक क्लाइमेट टाइप की होती भी नहीं है ना। जब आप पढ़ते हो बेसिक तो आप पढ़ते हो कि ये वेजिटेशन एक्स क्लाइमेट टाइप की है, ये वेजिटेशन वाई क्लाइमेट टाइप की है ना। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर मैं डेजर्ट की वेजिटेशन की बात करूंगी तो अलग वेजिटेशन होगी, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूंगी अलग वेजिटेशन होगी। पढ़ेंगे हम सारा, राइट, गिव इट टाइम। इनको भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स ने काफी ज्यादा प्रभावित किया कि ऐसी वेजिटेशन, है ना। और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, चेंजेस कब से हो रहे हैं, पर थियोरीज आज बन रही है ना। 1912 में जो है इनके काम की बात हुई, फिर इवेंचुअली 1922 में काफी उभर के आया, किताब लिखी इन्होंने, 1924 में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, राइट। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बन गया सब कुछ, बहुत समय से चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो इन्होंने रियलाइज किया कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आज का जो क्लाइमेट टाइप है, जब ये स्टडी कर रहे थे उस समय का जो क्लाइमेट टाइप है किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, वहां पे ऐसी भी वेजिटेशन मिल रही है जो उस क्लाइमेट टाइप की होनी ही नहीं चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं, है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं, कुछ ट्रॉपिकल जोन, ऐसा पढ़ाऊंगी मैं इवेंचुअली, कुछ टेम्परेट जोन है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम, है ना। दैट मीन्स जहां पे जो क्लाइमेट टाइप है वैसी वेजिटेशन वहां होनी चाहिए, है ना। बट ही रियलाइज्ड, है ना, और ऐसे काफी एग्जाम्पल्स इन्होंने पढ़े भी कि ऐसी वेजिटेशन जो उस क्लाइमेट टाइप में मिलनी ही नहीं चाहिए थी वहां मिल रही है, राइट। तो इन्होंने दो स्पेसिफिक चीजों पे फोकस किया, राइट। पहला इन्होंने बोला, अब बेसिक समझो, लेट्स से, या ऐसे समझते हैं इसको, है ना। अब देखो जैसे ये, है ना, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। अब हमें पता है जब हम बेसिक की बात करते हैं, है ना, कि ये ट्रॉपिक्स हो गए, ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड टेम्परेट जोन, है ना, फिर फ्रिजिड जोन, बेसिक पढ़ते हो आप। ये नहीं भी आता है, मैं क्लाइमेटोलॉजी में सारा समझाऊंगी, समय दो बस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन्होंने दो चीजों पे फोकस किया, एक क्लाइमेट जोन्स पे, दूसरा लैंड मास पे। इन्होंने सोचा, मान लो कि अगर किसी लैंड मास पे कोई क्लाइमेट, कोई वेजिटेशन मिल रही है जो वहां की होनी ही नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, या तो मान लो, ऐसे मान लो कि मान लो ये ट्रॉपिक्स है और बियॉन्ड दिस टेम्परेट है ना। मान लो हम बात कर लेते हैं टेम्परेट जोन की। मान लो टेम्परेट में कोई ऐसी वेजिटेशन मिल जाए जो ट्रॉपिक्स की है, ये ट्रॉपिक्स में ऐसी कोई वेजिटेशन मिल जाए तो टेम्परेट की है। तो वो कह रहे हैं हो सकता है, अगर मैं ये मान के चलूं, एक चीज उन्होंने फिक्स कर दी, अगर मैं ये मान के चलूं कि लैंड मास हमेशा से ऐसा ही था, है ना, अगर मैं ये मान के चलूं कि लैंड मास ऐसा ही था, तो शायद जो क्लाइमेट जोन्स मुझे आज नजर आ रहे हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि शायद से क्लाइमेट जोन्स ही शिफ्ट होते रहे होंगे, राइट। एक पॉसिबिलिटी में क्या किया इन्होंने, लैंड मास को फिक्स कर दिया कि लैंड मास ऐसे ही रहे होंगे, प्रोबेबली क्लाइमेट जोन्स जो है ये डिफरेंट रहे होंगे, ये शिफ्ट होते होंगे। दूसरा सिनारियो उन्होंने माना कि नहीं, ऐसा मानते हैं कि क्लाइमेट जोन ऐसे के ऐसे ही है, लैंड मास शायद शिफ्ट हो रहा हो, है ना, कि क्लाइमेट जोन ऐसे ही है, ट्रॉपिक्स जो आज हैं या जो टेम्परेट आज है वो ऐसे ही है। हो सकता है पहले लैंड मास इस जगह पे नहीं था, कहीं और पे था, और ड्रिफ्ट होते होते वहां
पहुंचा है। दो पोस्टुलेट्स पे दे फोकस्ड, है ना। थ्योरी क्या है हमारी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थ्योरी क्या थी हमारी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, राइट। तो दो पोस्टुलेट्स पे ही वर्कड। द फर्स्ट वन वाज, राइट, कि he assumed that land mass must have been there only। हो सकता है क्लाइमेट जोन जो है बदले हो, क्लाइमेट जोन्स वुड हैव बीन चेंजिंग। दूसरी चीज उन्होंने क्या अज्यूम की कि नहीं, हो सकता है क्लाइमेट जोन वही है, लैंड मास हमेशा से ऐसा ना रहा हो, राइट। दोनों में से he chose the second option, he opted for the second option, राइट, कि नहीं, मैं मान के चलता हूं कि क्लाइमेट जोन्स ऐसे ही थे, शायद लैंड मास शिफ्ट हो रहा है, राइट, शायद लैंड मास शिफ्ट हो रहा है। तभी आप देखोगे इन्होंने बात की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, कि जो ये लैंड मास है, जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तभी आप देखते हो इनकी थ्योरी को डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, राइट। इतना समझ में आया? अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, राइट। मैंने बिल्कुल बेसिक कहानी बताई है आपको कि किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, किस तरह से इन्होंने इस पर काम किया। अब इतना कहने के बाद भी, है ना, हाउएवर ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने ही इस पे काम किया, इससे पहले भी जो है थ्योरीज जो है रही हैं। कई किताबों में आप देखोगे दो थ्योरीज पे फोकस किया जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय जो है टेलर, एफबी टेलर। पर अल्फ्रेड वेगनर इज व्हाट जो आपको जीएस के लिए पढ़ाई करनी है, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि ये लैंड मास के मूव करने की बात आई कहां से, राइट। पेपर में नहीं आएगा पर आपको बेसिक पता होना चाहिए, यूजुअली नहीं आता है। अब इन्होंने थ्योरी क्या दी, ठीक है, ध्यान से सुनना, थ्योरी क्या दी। इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने अज्यूम किया कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, है ना, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, है ना। लेट्स से हमें अज्यूम कर लेते हैं एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, राइट, और उसके अराउंड एक सुपर ओशन था पैंथलेसा, राइट, उसके अराउंड एक सुपर ओशन था पैंथलेसा, राइट। अब इन्होंने कहा ड्यू टू सर्टन फोर्सेस पैंजिया ब्रेक हो गया इनटू टू पार्ट्स, राइट। पहले पार्ट का नाम इन्होंने दिया लुरेशिया, दूसरे पार्ट का नाम इन्होंने दिया गोंडवाना, लुरेशिया एंड गोंडवाना। मैं आपको डायग्राम और बढ़िया दिखाऊंगी, पर बेसिक समझो आप। और बीच में जो है वाटर बॉडी आ गई टेथीसी, बीच में वाटर बॉडी आ गई टेथीसी, राइट। किन फोर्सेस की वजह से वो भी पढ़ेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज पैंजिया से लुरेशिया गोंडवाना। अब यहां पे क्या हुआ, इन्होंने कहा फर्दर ब्रेकडाउन होता रहा, फर्दर ब्रेकडाउन होता रहा, और आप देख सकते हैं आज हमें कुछ इस तरह से सिनारियो नजर आता है ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमें यह समझ में आना चाहिए, है ना। तो फर्दर ब्रेकडाउन होके ऐसा हुआ, लेकिन इनिशियली देखो क्या था, आपने देखा कि एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं पैंजिया, राइट। आसपास इसके सुपर ओशन भी है पैंथलेसा। अब हमने बात की कि पैंजिया जो है दो पार्ट्स में टूट गया, लुरेशिया गोंडवाना। अब यही अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं जोन से जो है, इसी लैंड मास से टूट के जो है मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स की बात होती है। तभी आप देखिए यहां पे मार्क भी किए गए हैं। इसी का अगर मैं आपको और एलैबोरेट पिक्चर दिखाऊं, लुरेशिया गोंडवाना आप समझ गए, ये देखिए इनिशियली पैंजिया ब्रेकडाउन हो गया लुरेशिया गोंडवाना में, है ना, और इवेंचुअली जो है हम इस सिनारियो पर आ जाते हैं। किन फोर्सेस की वजह से हुआ वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, राइट। अब आप देख सकते हो कि यहां पर
है ना, लुरेशिया गोंडवाना में कौन कौन से जोन्स की हम बात करें, आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, पूरे जोन्स यहां पर दिख रहे हैं, राइट। दैट मीन्स अब अगर मुझे इसकी थ्योरी लिखने के लिए आती है ना पेपर में, है ना, मेंस में कभी पूछा जाता है, तो थ्योरी मुझे स्पेसिफिक ही लिखनी है कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया, राइट, सुपर ओशन कॉल्ड पैंथेलेसा, जो इवेंचुअली ब्रेक डाउन हुआ इनटू लुरेशिया गोंडवाना, नॉर्दर्न सादर्न पीसेस, राइट, और आपका टेथीस सी बीच में, राइट, और फर्दर ब्रेक डाउन में क्या हुआ, इट फाइनली फॉर्म द प्रेजेंट अर्थ। थ्योरी इतनी ही है, बाकी पॉइंट्स आते हैं कि एविडेंसेस क्या है, या लेट्स से कुछ क्रिटिसिज्म है या नहीं, राइट। अब यहां पे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ये कहानी बताई है, राइट, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, आप याद कर लीजिए, राइट, दैट्स इट। बहुत डिटेल्ड नोट्स इसके नहीं बनाने, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट है शीट में सब कुछ है आपके लिए, राइट, फॉर समबडी आस्किंग कि नोट्स बनाने हैं या नहीं, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, राइट। अब मान लो, बहुत लॉजिकल सोचो कि अगर ये कह रहे हैं कि सारा कुछ पहले साथ में था, तो कुछ तो इनको एविडेंसेस मिले होंगे, पर इनका ना एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, जो मल्टीपल स्कॉलर्स ने भी दिया है, कि इन्होंने वही एविडेंसेस चूज किए जो कि इनकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज जो यहां आती है, पहली जो यहां पे एविडेंस आती है, वो है एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, राइट, कि अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के इन जोन्स को जोड़ के देखा जाए, दे फिट इन टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ द पजल। और ये चीज और भी जोन्स के लिए करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जोन देखें, है ना, कि अगर इनको एक साथ रखा जाए तो these zones fit in like pieces of the puzzle। तो इसको क्या कहा गया, apparent affinity of physical features, right। ये मैं आगे दिखाती हूं आपको। अब एक तो इन्होंने फिजिकल फीचर्स की बात की, है ना, कई जगह पे इन्होंने ये भी देखा कि रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक भी सेम थे, है ना। मान लो कि कंटिन्यूस अगर इन्हें कोई रॉक्स मिल भी रही हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी सेम थे। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिखाती हूं एनसीईआरटी के, मैं आपके साथ साथ कंटेंट भी पढ़ूंगी सो दैट आपको और समझ में आए। तो एपरेंट एफिनिटी में क्या कहा इन्होंने कि शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, राइट, ये जो है बहुत ही ज्यादा जो है दे फिट इन लाइक पीसेस ऑफ द पजल, राइट। सिमिलरली यहां पे देखिए और भी पार्ट्स हैं, राइट, इंडिया, मैडागास्कर, अफ्रीका सीम टू हैव जॉइंट, इनका जो वेस्ट कोस्ट है आप देखिए, राइट, तो ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंटर था। इसके अलावा ये देखिए यहां पे एक पॉइंट है, ग्रीनलैंड सीम्स टू फिट इन वेल विद एल्समियर एंड बैफिन आइलैंड्स, है ना। मैंने आपको दिखाया कि अगर हम इन जोन्स को फिट इन करने की कोशिश करें तो दे आल्सो फिट टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ द पजल, राइट। अब प्रीलिम्स के लिए यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आपको वहां पॉइंट आइडेंटिफाई करने, तो आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर यही आंसर आप मेंस में लिख रहे हो, सो विद एवरी हेडिंग 1 पॉइंट वुड बी इनफ, क्योंकि 4-5 हेडिंग्स आएंगी, 150 से 250 शब्द हैं, सो फॉर 1 हेडिंग 1 एग्जाम्पल दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट। यहीं से ना आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए ताकि मेंस में आपको बस लिखने पे फोकस करना पड़े ज्योग्राफी, राइट। सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि जो कैलेडोनियन या हर्शिनियन माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, यूरोप की, राइट, दे सीम टू बी वन कंटिन्यूअस सीरीज। मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए यूरोप और यहां की जो है नॉर्थ अमेरिका की जो स्पेसिफिक माउंटेन रेंजेस हैं, ये एक सीक्वेंस में नजर आई कि अगर इनको साथ में रख दिया जाए, दे फेल्ट लाइक ये तो बिल्कुल एक चेन है। देखिए यहां लिखा भी हुआ है कि यहां की एपलेचियन माउंटेन्स एंड यूरोप की माउंटेन्स अगर आप देखेंगे सीक्वेंस में नजर आ रही हैं। रादर इवेंचुअली जो इनके रेडियोमेट्रिक डेटिंग हुई, जब इनके रॉक्स के स्ट्रक्चर सेडिमेंट्स को पढ़ा गया, तो उनसे भी पता चला कि ये जो है ऑलमोस्ट सिमिलर समय की है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसलिए लगा, आगे एक पॉइंट भी है, तो इसीलिए लगा कि शायद ये सारा कुछ पहले जुड़ा हुआ होगा, राइट। जैसे हमने पढ़ा पैंजिया होगा, देन इवेंचुअली ब्रेक डाउन हुआ होगा, राइट।
तो पहला पॉइंट क्या है, एपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब प्रीलिम्स में ये पॉइंट्स लिखे आएंगे, राइट, और डायरेक्टली आपने जो है वहां पर टिक करने, राइट, इसीलिए इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिएगा सो दैट प्री में देख के आइडेंटिफाई हो जाए, मेंस के समय तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, अब दूसरा पॉइंट है प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स, अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं कहीं, है ना, या सिंपल शब्दों में समझो कि गोल्ड का सोर्स है कहीं, है ना। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि गोल्ड बियरिंग वेन्स है, ये गोल्ड का सोर्स है। अब पहाड़ एग्जिस्ट कर रहा है, पहाड़ से नदियां आ रही हैं, ये मैं बता रही हूं कि प्लेसर डिपॉजिट बनते कैसे। अब जब पहाड़ से नदियां आएंगी तो ये जो थोड़े थोड़े गोल्ड वेन्स से जो गोल्ड डिपॉजिट्स है ये अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, बहुत सालों बाद क्या होगा, धीरे धीरे, अब मानो यहां से जो पानी लेके जा रहा था, यहां से जो रिवर्स या वाटर सोर्स लेके जा रहा था उन गोल्ड डिपॉजिट्स को, वो इनिशियली तो यहां डिपॉजिट करने लग जाएंगे। बहुत सालों बाद क्या होगा, यहां पे बहुत ज्यादा ये डिपॉजिट हो चुके होंगे, राइट। तो प्लेसर डिपॉजिट्स क्या हुए, यहां पे गोल्ड का एग्जांपल, जो पहाड़ों से पानी आ रहा था वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आए, है ना, वो अपने साथ इन डिपॉजिट्स को या ऐसे ऐसा मान के चलिए इस सामान को साथ लेके गए और आगे जाके डिपॉजिट करते रहे। नाउ व्हाट हैपेंस, डिपॉजिट हो गया, ये है आपका प्लेसर डिपॉजिट। अब लॉजिकली अगर ये काम हो रहा है, लॉजिकली अगर ये काम हो रहा है तो ये पूरा जोन एक ही कॉन्टिनेंट पे होना चाहिए, यानी कि जो आपकी सोर्स है और जो आपका प्लेसर डिपॉजिट्स है वो सेम कॉन्टिनेंट पे होना चाहिए, है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी में होगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि प्लेसर डिपॉजिट अलग कॉन्टिनेंट में मिले और सोर्स जो है अलग कॉन्टिनेंट में मिल रहा है, राइट। अब यहां देखो, वही हुआ कि रिच प्लेसर डिपॉजिट्स मिले अफ्रीका में, लेकिन सोर्स गोल्ड बियरिंग वेन्स वो मिली साउथ अमेरिका, ब्राजील में, राइट। आपको डिपॉजिट्स कहां मिले, जो आपको गोल्ड बियरिंग वेन्स है वो कहां मिली, वो अफ्रीका में मिली। लेकिन जो आपके प्लेसर डिपॉजिट्स थे, राइट, वो डिफरेंट जगह मिले, और जो गोल्ड बियरिंग वेन्स थी वो डिफरेंट जगह मिली। वही बता रहा है कि सोर्स आपको ब्राजील में मिला, लेकिन जो प्लेसर डिपॉजिट्स थे वो हमें कहीं और मिले। ये क्यों हुआ होगा, राइट। अब यहां समझने वाला पॉइंट आ गया जो अल्फ्रेड वेगनर जी का इनिशियल पॉइंट था कि आज हो सकता है कि ये जोन्स अलग अलग हैं, लेकिन कभी पांजिया रहा होगा और कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए, इसीलिए सोर्स वाली जगह और डिपॉजिट वाली जगह अलग अलग हो गई। तो आप देख रहे हैं कि एविडेंसेस में वो ही एविडेंसेस पिक किए गए हैं जो कि इनकी थ्योरी को फेवर करते हैं, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ देयर क्रिटिसिज्म, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी यही हुआ, राइट। मैं आपको एक बेहतर इसका इमेज दिखाती हूं, ये देखिए। अब यहां पे ना बहुत स्पेसिफिक सा जो पॉइंट है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मल्टीपल जो है फॉसिल्स की बात हो रही है। अब आप कलरफुल जोन्स पे यहां पे ध्यान दीजिए, ये देखिए कितनी ज्यादा कंटिन्यूटी में एक पर्टिकुलर फॉसिल जो है पाया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पे लैंड रेप्टाइल का फॉसिल है, राइट, और आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका इनमें भी मिल रहा है, बीच में आज ओशन है ये लैंड रेप्टाइल, ये देखिए लैंड रेप्टाइल नाम आपको याद करना पड़ेगा, राइट, फिर भी मिल रहा है, ओशन क्रॉस करके गए हैं, है ना। क्वेश्चन तो आ सकता है दिमाग में, ऐसे कैसे। नाउ अल्फ्रेड वेगनर सेज बिकॉज ये जोन्स प्रोबेबली साथ में रहे होंगे, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये ग्रीन लाइन देखिए,
इंडिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे होकर जा रही है। दैट मीन्स ये जो फ्रेश वाटर रेप्टाइल है ये सब जगह उन्हीं जगह मिल रहा है जो जगह प्रोबेबली कभी साथ रही होंगी और कंटिन्यूटी में है, वरना इन जोन्स के क्लाइमेट टाइप में जो यहां पे क्लाइमेट टाइप है उसमें वेरिएशन आज तो हमें नजर आ रही है। तो अगेन इट गोज बैक टू द सेम पॉइंट कि प्रोबेबली किसी समय पे ये सारा कुछ साथ में रहा होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल जो है ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, इनमें जो है हमें फोकस करना है। वही वो कह रहे हैं जब आइडेंटिकल स्पीशीज चाहे प्लांट्स की हो एनिमल की हो जो अडेप्टेड थी आइदर लिविंग ऑन लैंड और फ्रेश वाटर, राइट, वो आइदर साइड ऑफ द मरीन बैरियर्स में मिल रही है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ओशन है इन दोनों जगह के बीच में, बट ऑन दी आइदर साइड ऑफ द बैरियर्स मिल रही हैं। सो इससे भी सवाल जो है खड़े हुए। अब यहां जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्पेसिफिक आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेमूर्स अकर इन इंडिया, मैडागास्कर एंड अफ्रीका, सजेस्टिंग कि प्रोबेबली ये एक कंटिन्यूअस लैंडमास रहा होगा जिसकी वजह से लेमूर्स वहां पर मिले। तो बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स जो है हमें याद रखने। अगेन जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया कि रॉक्स ऑफ सेम एज एंड कैरेक्टरिस्टिक है ना। अभी यहां पे भी देखिए अटलांटिक के दोनों तरफ है ना, हमने बात की थी अभी पीछे कि माउंटेन्स में कंटिन्यूटी नजर आ रही है कि इफ वी फिट इन टुगेदर है ना तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी की बात हो सकती है। अब जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पढ़ा गया इन सब चीजों को तो पता लगा कि इन रॉक्स की तो एज भी ऑलमोस्ट सेम है ना, कहीं ना कहीं आसपास की है। तो वही वो कह रहे हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से जो है हमें ये चीजें पता लगी हैं। और वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि अगर हम एंशिएंट रॉक्स की बात करें तो ब्राजीलियन कोस्ट की रॉक्स मैच करती हैं वेस्टर्न अफ्रीका से। तो कहीं ना कहीं रॉक्स ऑफ सेम एज एंड कैरेक्टरिस्टिक भी रही हैं, राइट? अच्छा, ना वेरी इंपॉर्टेंट पेलियो क्लाइमेटिक डेटा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं यहां पे, जैसे ना यहां पे टिलाइट डिपॉजिट्स की बात हो रही है। टिलाइट क्या होते हैं आप ये मार्क्स देख सकते हैं, तो ये ना वहां पे होते हैं, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। जहां पे कभी ग्लेशियर रहे होंगे वहीं पे ये डिपॉजिट्स मिलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा टॉपिक होता है ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स, ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स, है ना। आपने पढ़ा भी होगा एनवायरनमेंट में मल्टीपल आइस एजेस हो चुकी हैं, है ना। तो यहां पे एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स क्या होते हैं? ग्लेशियल वाले समय में ऑफ कोर्स ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा रहे होंगे, है ना, उनसे एसोसिएटेड जो टेम्परेचर है वो भी उस तरह का होगा। इंटरग्लेशियल पीरियड थोड़े से वार्मर होते हैं। तो कैसे रहता है? ग्लेशियल पीरियड, इंटरग्लेशियल पीरियड, ग्लेशियल पीरियड, इंटरग्लेशियल पीरियड, राइट। तो अब होगा क्या कि इसी हिसाब से जो है यहां पे डिपॉजिट्स होंगे। अब हुआ क्या, याद रखने वाला पॉइंट क्या था कि टिलाइट डिपॉजिट्स कहां होंगे? जहां पे ग्लेशियर वाला समय होगा या उस तरह की ऑफ कोर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेंगी, है ना। अब हुआ क्या, टिलाइट डिपॉजिट्स में इन्होंने देखा, मैं आपको दिखाती हूं, टिलाइट डिपॉजिट्स इन्हें बहुत सारी जगह मिले। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मैडागास्कर, अंटार्कटिका। नाउ अंडरस्टैंड कि इन सभी जगह की आज अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें तो वो कितनी अलग अलग है ना, बहुत स्पेसिफिक अलग है। लेकिन ये कह रहे हैं इन सभी जगह पे जो है हमें टिलाइट डिपॉजिट्स मिले हैं, यानी कभी ऐसी जगह पर रहे होंगे जहां पे उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी और साथ में होंगे, तभी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी देखी जाती है। रादर एक पॉइंट आप और समझे यहां पे, एडिशनली मैं बता देती हूं। यहां पे वेगनर जी ने एक और अजम्पशन किया था, राइट, इस थ्योरी में कि मेजॉरिटी ऑफ पैंजिया जो है सदर्न हेमिस्फीयर में था। मेजॉरिटी ऑफ पैंजिया का जो पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में था, पूरा नहीं पर मेजॉरिटी सदर्न हेमिस्फीयर में था। यह भी इनका एक अजम्पशन था और यह भी इसका एक क्रिटिसिज्म माना जाता है, राइट। चलिए
एक और चीज यहां पे हुई, गोंडवाना कोल। अब देखिए, जब भी हम गोंडवाना कोल की बात कर रहे हैं ना, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गोंडवाना कोल की बात करें, इन जनरल भी कोल की बात करें, तो वेजिटेशन को बहुत ज्यादा समय तक, है ना, ट्रॉपिकल वेजिटेशन को बहुत ज्यादा समय तक जो है, जब अंडर पानी के नीचे अंडर प्रेशर टेम्परेचर रहती है, देन इन अ मिलियन ईयर्स वो कोल में कन्वर्ट होती है ना। गोंडवाना कोल के डिपॉजिट्स अंटार्कटिका में भी मिल रहे हैं, राइट। कैसे? वहां पे कौन सी ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, लेकिन मिल रहे हैं, राइट। सिमिलरली आप कोल के डिपॉजिट्स देखोगे, आपको बहुत ज्यादा ठंडे जोन में भी कहीं कहीं मिलेंगे, साइबेरिया में भी मिल रहे हैं, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहने का मतलब क्या था अल्फ्रेड वेगनर का, कि प्रोबेबली, अगेन ही कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, पांजिया ब्रेकडाउन, और आज ये इस तरह का डिवीजन हमें नजर आता है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं, वरना पहले तो सारा कुछ क्या था, प्रोबेबली साथ में ही था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताया, कि मेजॉरिटी ऑफ पांजिया जो है वो जो है सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। चलिए, यहां पे बता रहे हैं, अब अगर मैं पॉइंट्स को पढ़ लूं तो वो कह रहे हैं गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट जो है, इसके काउंटर पार्ट मल्टीपल जगह मिले हैं। टिलाइट डिपॉजिट्स की भी अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह मिले हैं। दैट मीन्स पेलियोक्लाइमेटिक डेटा को पढ़ के भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी की बात हुई, राइट। दैट मीन्स अगर हमें मेंस में इसे आंसर करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यही सीख लीजिए कि फॉर एवरी पॉइंट एक एक एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए, अब हमने बात की थ्योरी क्या थी, हमने बात करी एविडेंसेस क्या उन्होंने अपने लिए जो है माने। हमने जो शुरू में कहा था कि ड्रिफ्टिंग हुई, ड्रिफ्टिंग के रीजंस क्या थे। अब जो ड्रिफ्टिंग के रीजंस थे, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, दो फोर्सेस की बात है, पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, राइट। एनसीईआरटी कहती है कि पोल फ्लिंग फोर्स जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है ना, और टाइडल फोर्स रिलेटेड है ना, टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, राइट। और वो कहते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, कि ये फोर्सेस तभी एप्लीकेबल होंगी, तभी इफेक्टिव होंगी कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट करने में, जब ये दो फोर्सेस जो है धीरे धीरे, इट विल बी अप्लाइड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, राइट। तभी ये फोर्सेस इतनी बड़ी होंगी कि कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करा दे, राइट। याद करना चाहते हो आप, दो कीवर्ड्स याद कर सकते हो, पहला टाइडल फोर्स, दूसरा पोल फ्लिंग फोर्स। हो सकता है पेपर में पोल फ्लिंग फोर्स की जगह रोटेशन ऑफ द अर्थ भी लिखा हुआ आ जाए, राइट। बट थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाती हूं, हुआ देखो क्या, याद रहेगा एटलीस्ट आपको। मैंने आपको बताया कि इन्होंने अज्यूम किया था कि मेजॉरिटी ऑफ पांजिया सदर्न हेमिस्फीयर में था। ये एक और अजम्पशन करते हैं कि जो मूवमेंट हुई है या जो ड्रिफ्टिंग हुई है, राइट, आइदर वो नॉर्थवर्ड हुई है या वो वेस्टवर्ड हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूं, थोड़ा सा इमेजिन करने में आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये कह रहे हैं आइदर ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड हुई है या फिर आप देख सकते हैं वेस्टवर्ड हुई है, राइट। अजम्पशन है अगेन, राइट, आइदर ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड हुई है या वेस्टवर्ड हुई है, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा, ये पॉइंट्स इन्होंने दिए तो हमें उन पे स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हिसाब से यही चीजें सही है। ऑल्दो अगर मैंने आपको बताया था ना कि दो थ्योरीज पढ़ी जाती है यूजुअली, ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एफ.बी. टेलर एंड जो है बाय अल्फ्रेड वेगनर, तो आप देखोगे इन फोर्सेस की बात जो है पहले हुई है टेलर जी की थ्योरी में। पर चलिए, एनीवेज लेट्स नॉट गो देयर, इस पे आते हैं। अब ये कहा गया कि जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है, हमने दो मूवमेंट्स की बात की, नॉर्थवर्ड वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड की जगह कभी कभी इक्वेटर वर्ड भी शब्द यूज हुआ। इक्वेटर वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने कहा ना मेजॉरिटी जो है सादर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ में जाने के लिए वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इक्वेटर वर्ड, टुवर्ड्स द इक्वेटर, राइट। तो यहां पे जो कहा गया कि
वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है, राइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी टाइडल फोर्स, और जो नॉर्थवर्ड या इक्वेटरवर्ड मूवमेंट की बात है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी पोल फ्लिंग फोर्स। जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, है ना, हम एक पूरी क्लास करेंगे ओशनोग्राफी पे, तो आप वहां पे पढ़ोगे कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून जो है टाइड्स की बात होती है। अभी आप इतना याद रखिए, ओशनोग्राफी में पढ़ाऊंगी मैं। इन्होंने बोला कि जो टाइडल फोर्स है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन जो है, राइट, उस वजह से जो है कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुए, राइट। अब हुआ क्या, इन्होंने बोला टाइडल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन है, सन पे मून और सॉरी अर्थ है, अर्थ पे मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट ब्रेक होके क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली कहा गया, आप देखोगे बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि इससे तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने में। जब आप ओशनोग्राफी पढ़ोगे आप देखोगे कि ये जो टाइडल फोर्स है ये अभी भी एप्लीकेबल है, और आप देखोगे पानी में जो हम टाइड्स की बात करेंगे उस पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। कॉन्टिनेंट को ब्रेक करने और ड्रिफ्ट करने के लिए तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, तो इसको भी सही नहीं माना गया। जब पोल फ्लिंग फोर्स की बात आई ना, तो यहां पे आप देखोगे कई किताबें 3 फोर्सेस की बात करती है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक ग्रेविटेशन की, और तीसरा फोर्स ऑफ बायोएंसी, राइट, फोर्स ऑफ बायोएंसी। नहीं भी पढ़ोगे ये, इट्स ओके। अगर आप पोल फ्लिंग फोर्स को याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। नाउ मोहित, हाँ बिल्कुल सही डाउट है आपका, राइट, वो भी क्लियर करूंगी। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचोगे आपको और भी चीजें पता लगेंगी, है ना। जो मैंने चीज बताई कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पॉइंटर्स मिसिंग थे ना, जो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में मिले, तभी उसे आइडियल माना गया, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट वरी, विल रीच देयर, राइट। अब यहां पे जो बात हो रही है फोर्स ऑफ बायोएंसी, राइट, तीनों को अगर याद भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना, बट मैं बता देती हूं। अभी कह रहे हैं पोल फ्लिंग फोर्स गोइंग अवे फ्रॉम द पोल, है ना, कि जहां पे अभी ये है सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां से मूव हो गया इक्वेटर, पोल से दूर हो गया, राइट। पोल फ्लिंग फोर्स, फ्लिंग यही होता है जाना वहां से, अवे फ्रॉम द पोल्स, सिंपल शब्दों में। अब वो कह रहे हैं 3 फोर्सेस पैरेलली काम कर। सबसे पहले वो कह रहे हैं फोर्स ऑफ बायोएंसी। ये ना एक चीज अज्यूम करते हैं, थोड़ा अगेन एडिशनल बता रही हूं मैं, जो इनका क्रिटिसिज्म भी माना जाता है। इनसे पहले एक स्कॉलर आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। इनसे पहले एक आए थे स्कॉलर, उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एडवर्ड जी हैं, नाम भी आपने याद नहीं रखना। उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, राइट, सियाल, सीमा, नाइफ, ठीक है। ये हमारा एक अलग चैप्टर भी है, मैंने कैटेगोरिकली आज टफ टॉपिक पिक किया है, पहले हम टफ टॉपिक ही पढ़ेंगे, आपको इजी वाला और इजी लगेगा। एनीवेज, इन्होंने इसको भी जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, राइट। सियाल जो है फ्लोट कर रहा है सीमा पे, राइट। अब जब फ्लोट होगा तो कोई भी चीज किसी पे फ्लोट हो रही है तो एक अपथ्रस्ट लगेगा, तभी सीमा फ्लोट कर पा रहा है। तो इन्होंने बोला 3 फोर्सेस पैरेलली लगी, एक इन्होंने बोला अपथ्रस्ट की फोर्स लगी, ताकि सीमा जो है ताकि सियाल जो है फ्लोट कर सके सीमा पे, है ना। सियाल है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा क्या है, सिलिकॉन एंड, क्विकली बताइए, सिलिकॉन एंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
डोंट वरी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ की इंटीरियर में लेयर्स कैसे बनी, क्या बनी, सब बताऊंगी। आज टफ पढ़ाई करेंगे, राइट, पहले ही दिन लेवल सेट कर लेंगे, राइट। तो उन्होंने बोला एक तो जो भी हमारा जोन है जिसके हम लैंड मास की बात कर रहे हैं, सियाल, इट इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। बेसिकली इन्होंने क्या अज्यूम किया, इन्होंने बोला कि सियाल को इन्होंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मान लिया और सीमा का जो अपर पार्ट था इन्होंने इसको ओशियानिक क्रस्ट मान लिया, राइट। अजम्पशन है अगेन, इन्होंने बोला सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। तो सियाल को फ्लोट करने के लिए, फ्लोट कब करेगा, जब उसको अपथ्रस्ट मिलता रहेगा तभी फ्लोट करेगा। तो उन्होंने बोला पहली फोर्स तो फोर्स ऑफ बायोंसी है। दूसरा इन्होंने बोला कि ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ, मूवमेंट क्यों हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, राइट। आपने कभी वॉशिंग मशीन में जो है जब कपड़े धुल के तैयार हो जाते हैं, आपने देखा है एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, राइट। हमेशा बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है इस तरह की मोशन में, देखा है कभी आपने वॉशिंग मशीन में? वॉशिंग मशीन में देखना, जब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में देखना, जब बिल्कुल कपड़े धुल के जो हैं बिल्कुल सूख चुके होते हैं तो वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, राइट, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, राइट। सिमिलरली मैं हमेशा एग्जांपल देती हूं, कभी आप मेले में वहां पे गए हो, मेले में होता है ना मौत का कुआं, राइट। तो मेले में मौत का कुआं होता है, देखा आपने, वो बाइक वाला भाई जो है घूम रहा होता है उस पे, दैट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल चर्निंग ऑफ मिल्क बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जब चर्निंग ऑफ मिल्क टू मेक बटर करते हो तो बर्तन के साइड साइड में जो है इकट्ठा हो जाता है ना, जब बटर मिल्क बना रहे होते हो बटर, राइट। तो जब भी हम गोल घूमने की बात करेंगे ना, तो जो आउटवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है, राइट, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वो कह रहे हैं इक्वेटर के आसपास, तभी देखो नॉर्थवर्ड इक्वेटरवर्ड मूवमेंट कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है। ऑल्दो अगेन इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि तीनों एक साथ लग के ऐसा क्यों हो रहा है, तभी तो इश्यू है ना, पर इन्होंने कहा है तो हम याद रखेंगे कि ये भी फोर्स इंपॉर्टेंट थी। फिर ग्रेविटेशन को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, राइट। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये दोनों फोर्सेस की बात इन्होंने नहीं की थी, इनसे पहले जो स्कॉलर थे उन्होंने की थी। जो एफबी टेलर थे ना, वो भी कुछ इसी चीज पे काम कर रहे थे, मतलब वो बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स पे काम कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने इसकी बात की, राइट। तो इनके पास इन्होंने अपनी फोर्सेस नहीं कुछ बताई, उन्हीं की फोर्सेस की बात की। रादर आप देखोगे इनका जो मेजॉरिटी काम है इज बेस्ड ऑन व्हाट ही स्टडीड, और आप देख रहे हो कहीं ना कहीं गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए भी ये थ्योरी आगे उतना नहीं बढ़ पाई। लेकिन हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस थ्योरी से हुई, आगे की थ्योरीज के लिए एक बेस बन गया, राइट। और जैसे मैंने कहा प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे और समझ में आएगा, राइट। तीसरी चीज उन्होंने बोली ग्रेविटेशन का भी इंपैक्ट था जी, है ना। अब देखो जब भी आप ग्रेविटेशन या खिंचाव की बात कर रहे हो, है ना, उसका इंपैक्ट ज्यादा कहां होगा, पोल्स पे या इक्वेटर पे। अब देखो जब भी हम गलती क्या करते हैं, आगे जाके एक पूरा कंपोनेंट होगा हमारा चैप्टर में, हम जब भी अर्थ बनाते हैं हम ऐसे कुछ गोल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेप तो जियोइड है, राइट, इस तरह से, राइट। बेसिकली और क्लैरिटी से बताऊं, ऐसा बना देती हूं मैं कि चपटी है ऊपर से, तभी आप देखो कि अगर मैं ये डिस्टेंस देखूंगी ये कम होगा, ये डिस्टेंस देखूंगी ये ज्यादा होगा, राइट। पोल्स के रेफरेंस में डिस्टेंस कम रहेगा, इक्वेटर के रेफरेंस में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मैं आपको फॉर्मूला से भी डिराइव करके बताऊंगी जब मैं अगली क्लासेस में कराऊंगी कि ग्रेविटी में डिफरेंस क्यों है यहाँ पे, राइट। कौन से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे हम। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो भी जोन पास है ऑफ कोर्स वहां पे ग्रेविटेशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, पर ये तो कह रहे हैं कि इक्वेटर की तरफ ज्यादा हो रही है ना, तभी तो आप देखिए कि ये तो कह रहे हैं कि इक्वेटरवर्ड मूवमेंट है, तो वो भी आइडियल नहीं माना गया, राइट। तो इन्होंने बोला इन तीन फोर्सेस की वजह से एक्चुअली जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रही है, बट आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गैप्स आपको नजर आएंगे। हैविंग सेड ऑल दिस, ये बस आपके रेफरेंस के लिए है, दो टर्म्स आपने याद रखनी है, पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, राइट। कहानी अगर आपको थोड़ी समझ में आ गई तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, यहां से फोर्सेस पता लग गई। अब अगर हम बात करें कि जो भी हमने पढ़ा, राइट, उसका जो है एक जो इश्यूज रहे वहां पे,
राइट? बट बिफोर दैट जो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी यहां पे, जो मैं थोड़ा सा आपको मेंस के लिए बताना चाहती हूं, अभी से थोड़ा बेसिक समझ लें, 1-2 क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम मेंस में इस आंसर को इमेजिन करेंगे, मैं क्यों कह रही हूं, बिकॉज मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, और आप देखोगे प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो हमें इन एवरी क्वेश्चन देना ही होता है ना? वी कैन टॉक अबाउट द थियोरी, आप ये बेसिक पार्ट दे सकते हो। वी कैन टॉक अबाउट द एविडेंसेस, राइट? वी कैन टॉक अबाउट द फोर्सेस एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, कुछ चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, पर 3 पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखते हो बढ़िया नंबर मिलेंगे। पहला, यहां पे जब भी आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो आप देखोगे यहां पे पांजिया की बात ना अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो होती है, राइट? और ये टर्म आप याद रखना, ये बेसिकली मिजोइक एरा की बात कर रहे हैं। सारे एरा रट्टे नहीं मारने, है ना? पर ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो इन्होंने बात करी ये अराउंड फॉर एग्जांपल 250 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास करी, राइट? तो वो कह रहे इसी समय क्यों, पहले क्यों नहीं, है ना? पांजिया की बात करी आपने 250 मिलियन ईयर्स अगो पे, ये पूरा प्रोसेस जो है शुरू हो गया। बिफोर दैट बताया ही नहीं। पांजिया आया कैसे, बताया ही नहीं। ये अपने आप में इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा। दूसरी चीज, अगर आपने देखा हो यहां पे हमने एब्सोल्युटली कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट की बात करी है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, लेकिन इनकी थ्योरी का नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओशंस को तो इन्होंने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, ओशन को तो ये स्टैटिक मान के चल रहे थे, राइट? सो ही डज नॉट टेक ओशंस इनटू कंसिडरेशन। याद हो गया, भूल ही नहीं सकते क्योंकि आपने लॉजिक समझ लिए सारे। नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली, इनके मेजॉरिटी प्रूव्स वर बेस्ड ऑन अजम्पशंस। हमने देखा फॉर एग्जांपल जैसे हमने सियाल सीमा की बात करी, इन्होंने अज्यूम कर लिया, थ्योरी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, राइट? तो ये चीजें जो है बहुत ही स्पेसिफिक रहती है। तो जब भी आप इसका स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हो, यू हैव टू इमेजिन इट लाइक दिस। और जब आप कंक्लूजन लिखोगे ना, कंक्लूजन लिखने के 2 तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म को ही कंक्लूजन बना देते हैं, है ना? और क्रिटिसिज्म के पॉइंटर्स कंक्लूजन में लिख देते हैं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। कई लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन को अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज राइट कि ऑल्दो इश्यूज थे, लेकिन इसने एक बेस बनाया आगे की थ्योरीज के लिए, राइट? सो अप टू यू आप क्या लिखना चाहते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमने जरूर लिखना है। एंड इसको ना हमेशा समझना है, शब्द 150 से 250 ही है ना? जगह तो बनी बनाई आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए माइक्रो डायग्राम्स या चार्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मुझे फोर्सेस लिखनी है, तो रादर देन राइटिंग 3-4 लाइनें मैं डायरेक्टली बता देती हूं, नंबर 1 है पोल फ्लिंग फोर्स, नंबर 2 है टाइडल फोर्स, काम तो मेरा उतने में भी हो गया, राइट? तो ये चीज जरूरी है। तभी मैंने आपको कहा एविडेंसेस में भी हेडिंग आप लिखो, 1 एग्जाम्पल पर हेडिंग पॉइंट, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। तो इसी तरह से आपको ये चीजें इमेजिन करनी है। और ना PYQ भी आया हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे, तो मैं कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक का PYQ का क्वेश्चन एटलीस्ट आपको पता लग जाए, क्योंकि रिपीटेड थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड थीम से बहुत सवाल आते हैं, राइट? चलो ये समझ में आ गया। ओके, आपके लिए मैंने थोड़ा सा इसको चार्ट में भी बना दिया है सो दैट क्विक रिवीजन हो जाए, आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट? अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दोबारा बता रही हूं, थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। एग्जाम के लिए जितना बताया है उतना बहुत है, पर इन पॉइंट्स को आप बेसिक समझ लो ताकि एक बेसिक आइडिया आपको बन जाए कि कभी मेंस में थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताओ। इनकी थ्योरी में इश्यूज रहे, हमने बात करी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला इशू जो रहा, हमने क्या पढ़ा था यहां पे, एडवर्ड जी ने क्या कहा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में उन्होंने बात की थी कि इन्होंने 3 बात की थी कि सियाल सीमा नाइफ लेयर है, पर अल्फ्रेड वेगनर जी ने अज्यूम किया सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, राइट? और आगे जाके तो आप स्पेसिफिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट की बात करोगे, और प्लेट टेक्टोनिक्स में तो आप लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात करोगे,
राइट, और एडवांस चीज की बात करोगे तो यहां पे जो एक क्रिटिसिज्म रहा कि इन्होंने मूवमेंट ऑफ सियाल ओवर सीमा की बात की, जो इवेंचुअली जो है सही नहीं माना गया। राइट, रादर जब भी आप आगे जाके समझोगे आप देखोगे कि क्रस्ट तो वही है ना, उसमें कुछ डिप्रेशन है जिसमें आज पानी भर गया है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ना क्रस्ट को ऐसे इमेजिन करना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, है ना। जमीन तो वही है, डिप्रेशन है जिसमें आज आपको पानी नजर आता है ना। इसको इमेजिन करने का एक और तरीका भी है, मान लो क्रस्ट तो वही है, यहां पे डिप्रेशन है जिसमें पानी, जमीन तो वही है ना। तो कल मैं आपको लिथोस्फेरिक प्लेट पढ़ाऊंगी, ये तो बस मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया। लिथोस्फेरिक प्लेट, ज्योग्राफी में ना एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ना मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इवेंचुअली ये जो मैप है, ये मैप हमें पढ़ना है ना। आगे हमें ये बताना है कि फोल्ड माउंटेन्स क्यों है ना, कहां पर है, आइलैंड आर्क्स कहां पर है, सारा आप प्लेट टेक्टोनिक्स में कल पढ़ लोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बट अब ये थ्योरी जो है इन चीजों को बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यूजुअली हम जीएस में बताते भी यही है कि नहीं एक्सप्लेन कर पाए बढ़िया तरीके से, लेकिन इन्होंने कोशिश करी थी, है ना। इसलिए आपको बेसिक बता देती हूं उन्होंने क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल जब इन्होंने आइलैंड्स की बात करी, है ना, फॉर एग्जाम्पल जब इन्होंने आइलैंड्स की बात करी, आइलैंड्स कैसे बने, तो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करा रहे हैं, है ना, और इन्होंने कहा एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, एक वेस्टवर्ड मूवमेंट है। इनके हिसाब से नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड मूवमेंट फास्ट थी, तो पीछे कुछ पार्ट बच जाता था, है ना। अब आप मान के चलो कि लेट्स से ये एक लैंडमास का पार्ट है, अब लैंडमास की मूवमेंट नॉर्थवर्ड भी है, वेस्टवर्ड भी है। अब वो कह रहे हैं मूवमेंट इतनी फास्ट थी कुछ जोन्स की, कुछ जोन्स पीछे रह जाते थे, वो जो जोन पीछे रह गए वो आज आइलैंड बन गए, वो अलग लैंडमास बन गया, राइट, व्हिच वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी राइट। राइट, आप तो देखोगे कि हम पूरे के पूरे वोल्केनिक आइलैंड्स की बात करेंगे, हम हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से आइलैंड्स बने, राइट। ऐसी चीज सही नहीं मानी गई कि नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड मूवमेंट फास्ट है तो कुछ स्पेसिफिक पार्ट पीछे रह जाता है, राइट, इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी राइट। सिमिलरली जैसे एक और क्वेश्चन भी आया है कि इन्होंने नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट ही क्यों बोला, इन्होंने क्यों बोला कि सिर्फ नॉर्थवर्ड या इक्वेटरवर्ड मूवमेंट है या वेस्टवर्ड मूवमेंट है, व्हाई नॉट एनी अदर डायरेक्शन। अगेन देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन, राइट। इवन माउंटेन बिल्डिंग, आप जब कल प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इनके हिसाब से क्या हुआ आपको पता है, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। अब इन्होंने क्या किया था पता है, जब इन्होंने सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा बोला, इन्होंने बोला था इट इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विद नो फ्रिक्शन, राइट। फ्लोट कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है ना, जो घिसना होता है ना, आप जमीन पे चलते हो, है ना, अगर आप फिसल जाओ एकदम से, पांव फिसल गया, है ना, तो हम कहते हैं अरे बहुत ही ज्यादा गीला था, फिसल गया, फ्रिक्शन ही नहीं थी। नॉर्मल से तो आपके लोग घिसाव है, फ्रिक्शन है ना। तो ये बोलते हैं इनिशियली कि सियाल जब सीमा पे आ रहा था कोई फ्रिक्शन नहीं है। माउंटेन बिल्डिंग को प्रूव करने के लिए इन्होंने अपने ही पॉइंट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इन्होंने कहा जब सियाल फ्लोट ओवर सीमा कर रहा था इवेंचुअली कहीं कहीं पे फ्रिक्शन था, और जहां फ्रिक्शन रहा वहां पे जमीन जो है इस तरह से ऊपर की तरफ उठ रही थी, राइट, मूवमेंट हो रही थी, और इससे आपके माउंटेन्स बन रहे थे। लिखना कहीं नहीं है ऐसे, बस बेसिक समझो। तो इन्होंने इसकी भी बात करी। अब इसमें इशू क्या है, सबसे पहला कि पहले कहा गया कि कहीं कहीं पे कि बिल्कुल ही फ्रिक्शन नहीं है, फिर अज्यूम किया गया कि कहीं कहीं पे फ्रिक्शन जो है मोर देन अदर रीजन्स है, तो बिकॉज ही कॉन्ट्राडिक्टेड हिमसेल्फ, ये भी सही नहीं माना गया। टाइडल फोर्स की जब बात की गई तब कुछ स्कॉलर्स ने यह भी कहा कि अगर फोर्सेस इतनी ज्यादा थी कि कॉन्टिनेंटली ड्रिफ्ट हो गए तो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं पुल हुआ, व्हाई नॉट दिस हैपेंड विद द गैसेस। तो यह भी एक कंस्ट्रेंट रहा। दीज आर जस्ट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स, है ना। मैंने इतना डिटेल आपको बताया है सो दैट आपको बेसिक आइडिया रहे। पढ़ने की चीज जो है एब्सोल्युटली यहां दी हुई है, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको एविडेंसेस पढ़ने हैं, और आपको फोर्सेस की बात करनी है, राइट। दैट मीन्स इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ,
है ना। तो आपको पता है कहां बात हुई थी, पैंजिया पैंथेलेसा, राइट, पैंजिया पैंथेलेसा से ब्रेक डाउन हुआ लुरीजा गोंडवाना में, बीच में वाटर बॉडी थी टेथीज सी, राइट। फिर मैंने बात की थी एविडेंसेस की कि क्या क्या एविडेंसेस मिले, कि सब कुछ साथ क्यों था। हमने देखा कुछ जोन्स में फिजिकल फीचर्स की एफिनिटी थी, कुछ माउंटेन रेंजेस कंटिन्यूस सीरीज बताई जा रही थी, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो है इस चीज को बता रहे थे, क्लाइमेट डेटा की भी बात हुई, इवन प्लेसर डिपॉजिट्स की भी बात हुई, राइट। और फोर्सेस में दो फोर्सेस की बात हुई, पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स। और इनके क्रिटिसिज्म में मैंने 3 पॉइंट बताए थे जो आपने याद रखने हैं। क्यों मेसोइक एरा में ही शुरू हुआ, ओशंस की बात ही नहीं हुई, ओशन को स्टैटिक मान लिया गया, ओशन इनटू कंसिडरेशन ही नहीं लिया गया, और इनके मेजॉरिटी प्रूफ्स वर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, राइट। प्राइमरी चीजें यही हैं, बाकी मैंने आपको बताई सो दैट एडिशनली आपको चीजें पता लग जाए।